प्यारे विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में मैं बहादुर सिंह व्याकरण का एक नया टॉपिक पद परिचय लेकर के आ रहा हूं। पद परिचय जो कि बोर्ड कक्षा 12वीं क्लास में 2 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब इसका अंक भार है 2। वैसे तो ये टॉपिक 11वीं क्लास में भी इसका आधा हिस्सा चलता है, जिसको अविकारी पद कहते हैं। 10वीं क्लास में से भी इसका थोड़ा सा हिस्सा चलता है, क्रिया विशेषण, उसमें से भी प्रश्न किया जाता है। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं यानी 6 से लेकर के 12 तक की सभी कक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जो पद के 8 प्रकार हैं वो इसमें कंप्लीट आ जाएंगे। लेकिन विशेषतः ये वीडियो कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की जो व्याकरण वाला भाग है उसके लिए विशेषतः उपयोगी है, और बोर्ड पेपर में ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और आज हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है, अपना टॉपिक है पद परिचय। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न के हिसाब से हम पढ़ेंगे। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पेपर में एक उदाहरण, एक वाक्य दिया हुआ होगा और उस वाक्य में किसी भी शब्द के नीचे एक लाइन खींची होगी, रेखांकित शब्द होगा, और उस रेखांकित शब्द का परिचय पूछा जाएगा। उसी के आधार पर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है पद परिचय। पद परिचय में पहली बात आ गई पद, यानी सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पद ही समझ में आना चाहिए कि पद होता क्या है। तो एक व्याकरणिक परिभाषा की बात करें तो व्याकरणिक इसकी परिभाषा हो गई कि जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। यानी सीधी सी बात आ गई कि शब्द ही पद होता है, शब्द ही पद होता है। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन इसमें अगले ने डाल दी। कंडीशन क्या डाल दी? अगले ने शर्त लगा दी कि शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका व्याकरण के आधार पर किसी न किसी वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने लिखा राम। राम, आप कहेंगे कि सर ये तो एक शब्द है। बिल्कुल एक शब्द है, और इसमें भी 4 वर्ण हैं। अगर इसके टुकड़े करते हैं तो ये 4 वर्ण सामने आते हैं, रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, यानी वर्णों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, उसको कहते हैं शब्द। और जब इसी शब्द का प्रयोग मैं किसी वाक्य में कर देता हूं तो यही शब्द पद कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, इसमें भी राम और ये भी राम, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो राम है इसको आप एक शब्द कहेंगे, ये पद नहीं है। लेकिन इस वाक्य में जो ये राम शब्द है इसे आप शब्द नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये राम शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है, इसका प्रयोग वाक्य में हो चुका है, इसलिए इसे आप पद ही कहेंगे। यानी राम भी एक पद है, पुस्तक भी एक पद है, और पढ़ता है भी एक पद है। तो सीधी सी बात आ गई, जब कोई शब्द
व्याकरणिक के नियमानुसार वाक्य में चला जाता है, यानी उसका प्रयोग वाक्य में हो जाता है, तो उस शब्द को ही आप पद कह सकते हैं। अगर इस पद की शब्द के साथ आप तुलना करेंगे तो दोनों में रात दिन का अंतर है, अपने आप में यह स्वतंत्र है, इसके ऊपर व्याकरण के नियमों का कोई बंधन नहीं है। लेकिन यही शब्द अगर व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में चला जाएगा तो इसके अनुसार वचन, लिंग सब में बन जाएगा, उसी शब्द को आप पद कह सकते हैं। तो ये तो बात आ गई पद की कि पद क्या होता है। कोई भी शब्द व्याकरणिक के नियमानुसार वाक्य में चला जाता है तो उस शब्द को ही आप पद कह सकते हैं। अब बात आती है पद के बाद में एक टॉपिक, एक बिंदु और बचा हुआ है, परिचय। अब परिचय के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि परिचय क्या होता है। अगर आपसे कहा जाता है कि आप अपना परिचय दो, तो परिचय में अगर आप अपना नाम बता रहे हैं, पिता का नाम बता रहे हैं, निवास स्थान बता रहे हैं, इसका मतलब आपने अपना परिचय दे दिया। तो बात आती है पद परिचय की, यानी सीधी सी बात आ गई कि वाक्य में जो शब्द बैठा है वो पद है, और उस पद के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। क्या क्या का मतलब है, अगर उस शब्द का आप वचन बताते हैं, अगर उस शब्द का आप लिंग बताते हैं, अगर उस शब्द का आप कारक बताते हैं, अगर उसी शब्द का आप काल बताते हैं, तो वो हो गया उस पद का पद परिचय। सीधी सी बात आ गई कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है, और उस पद के बारे में उसका वचन बताना, उसका लिंग बताना, उसका कारक बताना और उसका काल बताना पद परिचय कहलाता है। अब आगे की बात करें तो बात आती है कि पद कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में पद मूलतः दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में पद मूलतः दो प्रकार के होते हैं, यानी पद को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, विकारी पद, और नंबर दो, अविकारी पद। अविकारी पद जिसको अवयव पद भी कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम है अवयव पद। तो बात यही से करते हैं, ये अविकारी पद यानी इस टॉपिक का आधा हिस्सा 11वीं क्लास की अनिवार्य हिंदी की व्याकरण में चलता है, जिसमें परीक्षा में अविकारी पदों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। विकारी पदों की बात करें तो विकारी पदों में एक टॉपिक क्रिया और एक टॉपिक आता है विशेषण, जिसमें से 10वीं क्लास में से प्रश्न किया जाता है। और अगर दोनों को शामिल कर लें कि विकारी भी आ गया और अविकारी भी आ गया, तो इन दोनों में कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की व्याकरण में 2 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पद दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी पद और एक होता है अविकारी पद यानी अवयव पद। जो दो प्रकार के पद हैं उनमें से सबसे पहले बात करें विकारी पदों की कि विकारी पद क्या होता है, और फिर बात करते हैं अविकारी पदों की, यानी दोनों में अंतर क्या होता है। तो विकारी पद क्या कहता है, एक ऑथेंटिक जो परिभाषा है इसकी यह है कि ऐसे शब्द या ऐसे पद जिनका स्वरूप वचन, लिंग, काल, कारक के अनुसार बदला जा सकता है, यानी विकारी पदों के ऊपर वचन, लिंग, काल और कारक का प्रभाव पड़ता है, यानी वचन, लिंग, काल, कारक के आधार पर इन शब्दों का आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं। वचन, लिंग, काल और कारक, इनके आधार पर जिन शब्दों का स्वरूप बदला जा सकता है,
मतलब जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, किसके आधार पर? वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर, जिनमें विकार उत्पन्न होता है या जिनका स्वरूप बदला जा सकता है, उन्हें तो आप कह सकते हैं विकारी पद, मतलब जिनका स्वरूप बदला जाए। जैसे उदाहरण, हम एक छोटा सा उदाहरण ले, मैंने एक शब्द लिखा पुस्तक, पुस्तक जो कि एक संज्ञा शब्द है। अगर इस शब्द की बात करें और अगर इसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है, अगर आप इसका वचन भी बदल सकते हैं, अगर आप इसका लिंग भी बदल सकते हैं, तो सीधी सी बात होगी कि यह शब्द विकारी शब्द है, यह विकारी पद में आ गया। तो देखें, यह पुस्तक शब्द है, अगर इसका आप वचन चेंज करें तो वचन के आधार पर भी इसका रूप परिवर्तन हो सकता है। पुस्तक का बहुवचन आप बना सकते हैं पुस्तकें, रूप परिवर्तन हो गया, ये एक वचन था, ये बहुवचन हो गया। इसका मतलब पुस्तक शब्द का आप रूप बदल सकते हैं वचन के आधार पर। और अगर लिंग के आधार पर करें तो लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका मतलब इसे आप विकारी शब्द कह सकते हैं। इसी के अलावा जैसे हम दूसरे शब्द की बात करें, मैं जो कि एक सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है, अगर इसका आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं, इसका स्वरूप आप बदल सकते हैं, अगर इसके ऊपर भी वचन, लिंग, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, तो समझो ये शब्द भी विकारी शब्द है, ये भी विकारी पद है। अगर मैं से जैसे बहुवचन बना लिया, हम, ये इसका बहुवचन बन गया, मेरा, मेरी, यानी मैं शब्द का भी आप स्वरूप बदल सकते हैं, मैं का भी आप रूप बदल सकते हैं। तो ये भी क्या गया? विकारी में, जो कि एक सर्वनाम है। यानी आपने देखा कि संज्ञा शब्द भी विकारी में है, क्योंकि संज्ञा शब्दों का भी रूप परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण लिया था, सर्वनाम में लिया मैं, अब मैं का भी आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो सर्वनाम शब्द भी विकारी में आते हैं। फिर एक दूसरा उदाहरण लें, जैसे अच्छा, जो कि एक विशेषण है। अगर इसे अच्छा शब्द का भी स्वरूप आप बदल सकते हैं वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो समझो ये भी विकारी पद है। अच्छा एक वचन है, अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन बन सकता है अच्छे। अगर स्त्रीलिंग में आप चेंज करेंगे तो इसका लिंग भी चेंज हो सकता है अच्छी, अच्छा, अच्छे, अच्छे। तो ये भी क्या हो गया? विकारी पद, मतलब इसका भी स्वरूप बदला जा सकता है। इसी के आधार पर जैसे एक उदाहरण लिया कि खाता है, क्रिया है, अगर इसका भी हम रूप परिवर्तन करें वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो इसका भी रूप परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे खाता है एक वचन है, तो आप इसका बहुवचन बना सकते हैं, खाते हैं, रूप परिवर्तन हो गया। खाता है पुल्लिंग है, आप इसका स्त्रीलिंग भी कर सकते हैं, खाती है, रूप परिवर्तन हो गया। तो ये भी क्या आ गया? विकारी पद। दोबारा देखिए, पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। सबसे पहले लेते हैं विकारी पदों की बात, कि विकारी पद होता क्या है, कौन से शब्द विकारी होते हैं। तो एक व्याकरणिक परिभाषा बनती है, ऐसे शब्द या ऐसे पद जिनका स्वरूप वचन, लिंग, काल, कारक के आधार पर बदला जा सकता है, मतलब जिनका स्वरूप बदल सकते हैं, जिनमें परिवर्तन आप कर सकते हैं, या जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है वचन, लिंग, काल, कारक के आधार पर, तो उन्हें आप विकारी पद कह सकते हैं। विकारी पदों में बदलाव किया जा सकता है, उनके ऊपर वचन, लिंग, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण लिया, पुस्तक, आप वचन बदल सकते हैं, पुस्तकें बहुवचन कर सकते हैं, विकारी पद है। उदाहरण लिया मैं, इसका भी आप स्वरूप बदल सकते हैं, हम, मेरा, मेरी, ये भी विकारी है, मतलब इसके ऊपर भी वचन, लिंग, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण लिया अच्छा, इसका भी आप स्वरूप बदल सकते हैं,
अच्छे, अच्छी, ये भी क्या है, विकारी है। एक उदाहरण लिया, खाता है, इसका भी आप शुरू बदल सकते हैं, खाते हैं, खाती है, मतलब लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे हो गए विकारी पद। अगर अब दूसरे पक्ष की बात करें, अविकारी पद, तो सीधी सी बात आ गई कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर वचन, लिंग, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, जिनको आप बदल सकते हैं। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जिनका स्वरूप कभी नहीं बदला जा सकता, अर्थात उन शब्दों के ऊपर वचन, लिंग, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न वचन का प्रभाव पड़ता, न लिंग का प्रभाव पड़ता, न काल का प्रभाव पड़ता, और न ही कारक का प्रभाव पड़ता। तो ये इसकी परिभाषा बन गई। अविकारी पद कौन से होते हैं, किसे कहते हैं? तो अविकारी पदों में आ गया ऐसे पद या ऐसे शब्द जिनका स्वरूप वचन, लिंग, काल और कारक के आधार पर नहीं बदला जा सकता है। यानी ये जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनके ऊपर वचन का, लिंग का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो सीधी सी बात आ गई, इनके स्वरूप को बदला जा सकता है और इनके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इनके ऊपर वचन, लिंग, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, तो इनके ऊपर वचन, लिंग, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनके ऊपर वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण लें, तेज। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, ऐसे शब्द है कि उनके ऊपर वचन का, लिंग का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेज, आज, कल, अब, जब, ऊपर, नीचे, परंतु, लेकिन, आहे, वाह आदि। तो अब देखिए, ये ऐसे शब्द हैं कि जिनके ऊपर वचन, लिंग, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेज, आज, कल, अब, जब, ऊपर, नीचे, परंतु, लेकिन, आहे, वाह आदि। यानी इनके ऊपर न वचन का प्रभाव पड़ता, न लिंग का प्रभाव पड़ता और न ही काल का प्रभाव पड़ता, इसलिए इन्हें कहते हैं अविकारी पद। दूसरा नाम जो है अवयव पद। अवयव का मतलब है कि ऐसे शब्द, ऐसे पद जिनका व्यय न हो, मतलब जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, जिनके ऊपर वचन, लिंग, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो आ गई पद के प्रकार। एक बार बोर्ड परीक्षा में जब 2 ही नंबर का प्रश्न लिया जाता है तो इसी जगह से 2 नंबर का प्रश्न ले लिया गया था कि पद किसे कहते हैं और पद कितनी प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात थी कि जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उस शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी न किसी वाक्य में होना चाहिए। पद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जिनका स्वरूप बदला जा सकता है वचन, लिंग, काल, कारक के आधार पर, और अविकारी जिनका स्वरूप वचन, लिंग, काल, कारक के आधार पर नहीं बदला जा सकता, उन्हें कहते हैं अविकारी। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लेते हैं विकारी पद। विकारी पद, अगर विकारी पदों की बात करें, सबसे पहले विकारी, विकारी पद परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि ऐसे पद जिनका स्वरूप वचन, लिंग, काल, कारक के आधार पर बदला जा सकता है, यानी स्वरूप बदला जा सकता है, उन्हें विकारी पद कहते हैं। अब स्वरूप कैसे बदला जा सकता है? काल के आधार पर, कारक के आधार पर और लिंग के आधार पर जिनका स्वरूप बदला जा सकता है उन्हें कहते हैं विकारी। विकारी 4 प्रकार के होते हैं, यानी विकारी पद
चार प्रकार के होते हैं। अब ये चार प्रकार की कौन से हैं? संज्ञा विकारी है, क्योंकि संज्ञा शब्दों का स्वरूप बदला जा सकता है। सर्वनाम विकारी है, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का स्वरूप भी बदला जा सकता है। नंबर 3 विशेषण, ये भी विकारी है, क्योंकि विशेषण शब्दों का स्वरूप भी बदला जा सकता है, इसलिए इसे भी आप विकारी कह सकते हैं। और चौथा है क्रिया। चौथा है क्रिया, यानी विकारी पद चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले हम इसी को प्रारंभ करते हैं कि विकारी पदों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। पहला टॉपिक अपना यही है कि संज्ञा क्या होती है, और संज्ञा में से अगर क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार आपको हल करना है। संज्ञा के बारे में वैसे तो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है, लेकिन 12वीं क्लास में परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है जो पद परिचय से संबंधित होता है, तो उस शब्द की कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए, तब जाकर के आपका प्रश्न सही होगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, संज्ञा। अब इसकी परिभाषा की बात करें कि संज्ञा क्या होती है, तो कहने को तुम कह सकते हैं कि हम आंखों से जो कुछ भी देख सकते हैं, मतलब आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब संज्ञा है। अगर आप मेज देख पा रहे, संज्ञा है। दरवाजा देख पा रहे, संज्ञा है। पेन देख पा रहे, संज्ञा है। पुस्तक देख पा रहे, संज्ञा है। मतलब आप आंखों से जो कुछ भी देख सकते हैं वो सारे के सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। लेकिन व्याकरणिक परिभाषा ये नहीं कहती, ग्रामर ये नहीं कहती, व्याकरण ये नहीं कहता कि आप आंखों से जो कुछ भी देख सकते हैं वो सब संज्ञा है। संज्ञा की एक ऑथेंटिक परिभाषा है, एक व्याकरणिक परिभाषा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बात करते परिभाषा की कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा होती क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा बन गई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात है, कहने को तो कह सकते हैं कि हमें आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे संज्ञा कहते हैं, लेकिन व्याकरणिक परिभाषा ये कहती है, ग्रामर की परिभाषा ये कहती है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा शब्द व्यक्ति का बोध भी करवाते, वस्तु का बोध भी करवाते, स्थान का बोध भी करवाते, गुण का बोध भी करवाते हैं, अवस्था का बोध भी करवाते, दशा का बोध भी करवाते हैं। यह ऑथेंटिक परिभाषा है। अब संज्ञा के प्रकार कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो संज्ञा के प्रकारों की बात करें तो मुख्यतः तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार मूलतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग और करते हैं, जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा होती है, जो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन इस जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग और माने गए हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य नहीं है, द्रव्य है,
तरल पदार्थ होता है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा है। बहुत सारे बच्चे यहां त्रुटि कर देते हैं। नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये हो गया आपकी संज्ञा के भेद। हो सकता है कि परीक्षा में जो प्रश्न लें संज्ञा वाले टॉपिक में से ले ले, लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। इन 3 प्रकार में से जो शब्द है उसमें से एक प्रश्न करता है 2 नंबर का। तो एक बार दोबारा देखिए कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से पहले लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। और संज्ञा वाले टॉपिक में से बोर्ड पेपर में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। पहले बात करें नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नाम की बात करें तो नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बहुत सारे बच्चे यहां संदेह में भी रहते हैं कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा तो केवल व्यक्ति का ही बोध करवाती है क्योंकि इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये नहीं है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें 3 चीजें हैं। क्या है? वह संज्ञा जो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध करवाती है। स्थान विशेष का बोध कराती है, ये तो इसकी परिभाषा है। मतलब वह संज्ञा जो व्यक्ति विशेष का बोध करवाए, वस्तु विशेष का बोध करवाए, स्थान विशेष का बोध करवाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कह सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का भी बोध करवा रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वस्तु का भी बोध करवा रही है और व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थान का भी बोध करवा रही है। यानी ये संज्ञा केवल व्यक्ति का ही बोध नहीं करवा रही, ये वस्तु का भी बोध करवाती है, स्थान का भी बोध करवाती है। लेकिन इन तीनों शब्दों के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, विशेष। मतलब विशेष का मतलब क्या है? व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध करवाने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का संबंध केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान से होता है, एक से होता है केवल। मतलब वह संज्ञा जो इंडिविजुअल एक व्यक्ति का बोध करवा रही है, केवल एक का, या एक वस्तु का बोध करवा रही है या एक स्थान का बोध करवा रही है, उसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अभी अब उदाहरण लेकर के समझेंगे कि विशेष में क्या अंतर है, एक का बोध कैसे करवाती है। जैसे एक उदाहरण ले, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि इंडिविजुअल अगर किसी का नाम आता है तो वो विशेष हो जाता है, अगर व्यक्ति का नाम आता है तो व्यक्ति विशेष हो गया, अगर वो वस्तु का नाम आता है तो वो वस्तु विशेष हो गया, अगर वो स्थान का नाम आता है तो वो स्थान विशेष हो गया। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का ही बोध करवाती है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का ही बोध करवाती, न कि पूरी जाति का। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अरविंद, अरविंद, यहां ध्यान देना। देखो अरविंद एक लड़की का नाम है और अगर इस नाम, इस शब्द पर आप जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरविंद शब्द के द्वारा सभी लड़कों का बोध नहीं हो रहा, लड़कों की पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा। अरविंद शब्द के द्वारा आपको एक विशेष लड़के, केवल एक ही लड़के का बोध हो रहा है, क्योंकि अरविंद एक विशेष लड़का है, ये व्यक्ति विशेष है, ये नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे लिख दिया निकिता, निकिता, निकिता शब्द के द्वारा एक विशेष लड़की, केवल एक ही लड़की का बोध हो रहा है, तो इसे भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया रामचरितमानस,
रामचरितमानस। क्या ये पुस्तक का नाम? ध्यान देना यहां पर भी, रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक है और रामचरितमानस शब्द के द्वारा एक विशेष पुस्तक, केवल एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है, तो आप रामचरितमानस इसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ध्यान देना, नाम आ रहे हैं, लड़के का नाम विशेष लड़का हो गया, लड़की का नाम विशेष लड़की हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक का नाम विशेष पुस्तक हो गई, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया गंगा, गंगा, ध्यान दो, अब गंगा शब्द के द्वारा, अब विशेषतः गंगा शब्द तो नदी का बोध करवाता, हो सकता है कि किसी स्त्री का भी नाम हो, लेकिन लोक प्रचलित अर्थ की बात करें तो आप गंगा शब्द को सुनते ही सीधा सा अर्थ लेंगे एक विशेष नदी, एक ही नदी गंगा। तो यहां गंगा शब्द के द्वारा भी एक विशेष नदी का बोध हो रहा है, एक ही नदी का बोध हो रहा है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया हिमालय, हिमालय, हिमालय शब्द के द्वारा एक विशेष पर्वत, एक ही पर्वत का बोध हो रहा है, सभी पर्वतों का बोध नहीं हो रहा, एक विशेष पर्वत का बोध हो रहा है, तो यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया जयपुर, अब जयपुर शब्द के द्वारा भी, जयपुर एक शहर है लेकिन एक विशेष शहर है, इस शब्द के द्वारा सभी शहरों का बोध नहीं हो रहा, तो यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर का नाम, पर्वत का नाम, नदी का नाम, पुस्तक का नाम, लड़की का नाम, लड़के का नाम। तो ध्यान देना, मतलब जहां पर भी किसी का नाम आता है, नाम का मतलब वो विशेष हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एक का बोध करवाएगा, और जब एक का बोध करवाएगा तो उसे आप निसंदेह व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सोमवार, सोमवार, सोमवार क्या है? एक दिन, लेकिन सोमवार शब्द के द्वारा एक विशेष दिन, केवल एक ही दिन का बोध हो रहा है, तो यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार इसी क्रम में मैंने एक शब्द लिखा दीपावली, दीपावली एक विशेष त्योहार, एक ही त्योहार, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार मैंने लिख दिया जनवरी, जनवरी एक विशेष माह है, एक ही माह है, एक का ही बोध करवा रहा है, यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लिख दिया राजस्थान, राजस्थान, यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शायद समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा देखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा तो ये कहती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध करवाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का बोध भी करवाएगी, वस्तु का बोध भी करवाएगी, स्थान का बोध भी करवाएगी, लेकिन व्यक्ति, वस्तु और स्थान विशेष होने चाहिए। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, एक वस्तु से होता है, एक स्थान से होता है। अरविंद एक विशेष लड़का, एक ही लड़का, एक का बोध करवा रहा है, व्यक्तिवाचक। निकिता एक विशेष लड़की, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गंगा एक विशेष नदी, एक ही नदी का बोध करवा रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हिमालय एक विशेष पर्वत, एक ही पर्वत का बोध करवा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जयपुर एक विशेष शहर, एक ही शहर का बोध करवा रहा है, ये शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोमवार एक विशेष दिन, दीपावली एक विशेष त्योहार, जनवरी एक विशेष माह है और राजस्थान एक विशेष राज्य। तो सीधी सी बात आ गई, अगर किसी का भी नाम आता है तो वो विशेष होता है, चाहे वो लड़के का नाम हो, चाहे वो लड़की का नाम हो, चाहे पुस्तक का नाम हो, चाहे नदी का नाम हो, चाहे पर्वत का नाम हो, तो उसे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही समझना है। अब दूसरा लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, नाम है जाति, तो यहां जाति शब्द का अर्थ समाज में पाई जाने वाली जातियों से नहीं है कि भाई वो ब्राह्मण है, वो सैनी है, ये जातियां नहीं है। यहां जाति शब्द का अर्थ अलग है, जो अभी हम समझते हैं।
सबसे पहली बात तो ये कि व्याकरण के आधार पर जातिवाचक संज्ञा है क्या। जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है, तो इसकी परिभाषा क्या है, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की पूरी जाति का बोध करवाती है, पूरी जाति का बोध करवाती है, जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना, देखो जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करवा रही है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करवा रही थी, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पूरी जाति का बोध करवाती है, मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष या किसी स्थान विशेष का बोध नहीं करवाएगी। इसका संबंध किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु और किसी एक स्थान से नहीं है। सीधी सी बात आ गई। अगर आप जातिवाचक संज्ञा की तुलना व्यक्तिवाचक संज्ञा से करेंगे तो दोनों में क्या अंतर है कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पूरी जाति का बोध करवाएगी, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध नहीं करवाती है। जैसे उन्हीं उदाहरणों की बात करें, जैसे यहां मैंने लिखा था अरविंद, जो कि एक लड़के का नाम था, और मैंने जैसे यहां लिखा लड़का। शब्द को देखना, अब देखो लड़का जो शब्द है, अगर इसके अर्थ को आप गूढ़ अर्थ को देखेंगे तो लड़का शब्द के द्वारा किसी विशेष लड़के का बोध नहीं हो रहा, इंडिविजुअल किसी एक लड़के का बोध नहीं हो रहा। अगर आप ये देखेंगे कि सर ये वचन तो एक वचन ही है, एक ही है, वचन इसका एक होने से क्या हुआ, लड़का शब्द के द्वारा इसमें केवल इस शब्द के द्वारा सभी लड़कों का बोध हो रहा है, लड़कों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, मतलब एक समूह का बोध हो रहा है, सभी लड़कों के लिए इसका प्रयोग किया गया है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अरविंद एक विशेष लड़का था, एक का ही बोध हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे एक शब्द लिख दिया लड़की, लड़की, यह शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस शब्द के द्वारा भी किसी विशेष लड़की का बोध नहीं हो रहा, इस शब्द के द्वारा भी सभी लड़कियों का बोध हो रहा है, इंडिविजुअल किसी एक लड़की की ओर यह शब्द संकेत नहीं कर रहा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। यहां लिया था रामचरितमानस, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया पुस्तक, पुस्तक। अब पुस्तक शब्द के द्वारा किसी विशेष पुस्तक का बोध तो नहीं हो रहा, किसी एक पुस्तक का बोध तो नहीं हो रहा, पुस्तक शब्द के द्वारा सभी पुस्तकों का बोध हो रहा है, पुस्तक की पूरी जाति का बोध हो रहा है, सभी पुस्तकों का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया नदी, नदी, नदी शब्द के द्वारा सभी नदियों का बोध हो रहा है, इंडिविजुअल किसी विशेष नदी का बोध ये शब्द नहीं करवा रहा, तो इसे भी आप जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा पर्वत, पर्वत शब्द के द्वारा भी सभी पर्वतों का बोध हो रहा है, सभी पर्वतों का ये बोध करवा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। शहर, शहर शब्द के द्वारा भी सभी शहरों का बोध हो रहा है, इसे भी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार जैसे आ गया दिन, दिन शब्द के द्वारा भी सभी दिनों का बोध हो रहा है, किसी विशेष दिन का बोध नहीं हो रहा, तो इसे भी हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार जैसे आ गया त्योहार, त्योहार शब्द के द्वारा भी किसी विशेष त्योहार का बोध नहीं हो रहा, इसे भी हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार जैसे आ गया माह, सभी महीनों का बोध हो रहा है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे आ गया राज्य, तो यह भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो दोनों में अंतर है, जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान का बोध नहीं करवाती है, ये पूरी जाति का बोध करवाती है। लड़का सभी लड़कों के लिए आ गया, लड़की सभी लड़कियों के लिए आ गई, पुस्तक शब्द के द्वारा सभी पुस्तकों का बोध हो रहा है, नदी शब्द के द्वारा सभी नदियों का बोध हो रहा है, पर्वत शब्द के द्वारा सभी पर्वतों का बोध हो रहा है, शहर शब्द के द्वारा सभी शहरों का बोध हो रहा है, दिन शब्द के द्वारा सभी दिनों का बोध हो रहा है। तो ये सारे के सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा जो जातिवाचक संज्ञा थी, अब तीसरा लेते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो देखिए वह संज्ञा जो किसी भाव,
गुण, अवस्था और दशा का बोध करवाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाम है भाववाचक संज्ञा। तो ज्यादा बल तो देखो भाव। अब भाव किसे कहते हैं? भाव एक मन में पाए जाने वाले ऐसे विचार को आप कह सकते हैं कि जिसको मनुष्य केवल महसूस कर सकता है, मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे आप फील कर सकते हैं, वो भाव है। यहां भाव शब्द का तात्पर्य बाजार वाले भाव से नहीं है कि भाई 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। भाव का तात्पर्य है ऐसे शब्द या वह संज्ञा जो किसी भाव का बोध करवाए, और भाव का मतलब होता है आप भाव को केवल महसूस कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे आप भाव कह सकते हैं। भाववाचक संज्ञा गुण, अवस्था और दशा का भी बोध करवाती है। जैसे अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं तो ये और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था और दशा का बोध करवाती है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों से ही अलग है। जैसे मैंने एक शब्द लिया मानवता। मानवता जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, ये मानव शब्द से बना है। अगर दूसरा शब्द हम निकाले मानव और इससे एक शब्द बन गया मानवता, दोनों में अंतर है। मानव भी एक संज्ञा है लेकिन ये तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मानवता को आप केवल महसूस कर सकते कि मानवता आप किसे कहेंगे। मानवता का मतलब आपने अर्थ ले लिया कि जिस व्यक्ति में मानवीय गुण हो, अच्छे गुण हो, उसे आप मानवता कह सकते हैं। तो मानवता ये जो शब्द है ये एक भाववाचक संज्ञा है। मानवता एक भाव है। इसी प्रकार जैसे मैंने लिया सुंदरता। सुंदरता ये भी एक भाववाचक संज्ञा है जो कि सुंदर शब्द से बना है। और सुंदर शब्द क्या है? विशेषण। ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। सुंदर से बन गया सुंदरता। लेकिन सुंदर और सुंदरता दोनों में अंतर है। सुंदर शब्द एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की विशेषता बता सकता है, लेकिन सुंदरता एक भाव है जिसे आप महसूस कर सकते हैं कि आप रूप के आधार पर सुंदर बता रहे हैं, सुंदरता का अर्थ ले रहे हैं या गुणों के आधार पर ले रहे हैं, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार जैसे सर्दी भाववाचक संज्ञा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे गर्मी एक भाव है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। इसी से एक शब्द बनता है सर्द, इसी से बनता है गर्म, जबकि ये दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। सर्दी, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे आ गया अमीरी, गरीबी भाववाचक संज्ञा है। इससे भी शब्द बनता है अमीर, इससे भी बनता है गरीब। ध्यान देना, भाववाचक संज्ञा किसी भाव, किसी गुण, किसी अवस्था और किसी दशा का बोध करवाती है। अगर आपने भाव शब्द का अर्थ नहीं समझा तो भाववाचक संज्ञा भी समझ में नहीं आएगी। और भाव का तात्पर्य होता है कि आप इसे केवल महसूस कर सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। मानवता एक भाव है, सुंदरता एक भाव है, सर्दी एक भाव है, गर्मी एक भाव है, अमीरी एक भाव है, गरीबी एक भाव है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो अवस्था की बात करें तो जैसे आ गया बचपन। बचपन ये शब्द एक अवस्था का बोध करवा रहा है। प्रारंभिक जो उम्र होती है उसका बोध करवा रहा है। तो अवस्था का बोध करवाने के कारण ये भी हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार जैसे आ गया जवानी। जवानी ये भी एक अवस्था का बोध करवा रही है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा ये भी एक अवस्था का बोध करवा रहा है, इसे भी आप भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था और दशा का बोध करवाती है। तो इस प्रकार हमने अभी संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और तीनों में अंतर भी है भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा का संबंध किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम से है, इंडिविजुअल किसी विशेष से है, जबकि जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध करवाएगी और भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण और अवस्था, दशा का बोध करवाएगी। अब बात यह है कि संज्ञा वाला टॉपिक तो पूरा हो गया। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अनुसार आपको जवाब कैसे देना है। कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी में व्याकरण का एक प्रश्न जो पूछा जाता है पद परिचय, हो सकता है कि उसमें से जिस शब्द के नीचे लाइन खींची जाए जो रेखांकित शब्द हो वो हो सकता है संज्ञा शब्द हो, तो उसका परिचय आपको कैसे देना है। सबसे पहली बात ये, अगर दिए गए उदाहरण में संज्ञा शब्द है और उसका अगर आपको परिचय देना है तो किस प्रकार दोगे। संज्ञा शब्दों के पद परिचय के लिए 5 बिंदु काम में ले जाते हैं। संज्ञा पदों का परिचय, यानी अगर उदाहरण में कोई भी शब्द संज्ञा शब्द है तो उस संज्ञा शब्द का पद परिचय आपको 5 बिंदु के आधार पर देना है। कौन कौन से 5 बिंदु आपको काम में लेना है। नंबर 1, सबसे पहले संज्ञा का भेद बताओ। अगर वो शब्द संज्ञा शब्द है तो कौन सी संज्ञा है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है, उसका भेद बताओ। संज्ञा का भेद बताने के बाद में नंबर 2, संज्ञा का वचन। नंबर 3, संज्ञा का लिंग। संज्ञा का मतलब संज्ञा शब्दों का लिंग। भेद, वचन, लिंग। और चौथा बिंदु आ गया संज्ञा का कारक। और 5वां बिंदु आ गया क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध। ध्यान देना, अगर परीक्षा में जो उदाहरण दे रखा है और उसमें कोई संज्ञा शब्द है तो अगर उसका आप परिचय दे रहे हैं तो परिचय में अधिकतम आप 5 बिंदु बता सकते हैं। एक बार बोर्ड परीक्षा में यहां से भी प्रश्न किया गया था कि संज्ञा शब्दों का पद परिचय देने के लिए कौन कौन से बिंदु काम में ले जाते हैं। सबसे पहले आप संज्ञा का भेद बताओ, उसके बाद शब्द का वचन बताओ, उसके बाद संज्ञा शब्द का लिंग बताओ, उसके बाद उसका कारक बताओ और उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है। मतलब 5 बिंदु आप अधिकतम बता सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, एक उदाहरण लिया, अरविंद बाग में आम खाता है। सीधा सा उदाहरण ले लिया, अरविंद बाग में आम खाता है। परीक्षा में जितनी भी इस वाक्य में जितनी भी शब्द है वो सारे के सारे पद हैं भाई। अरविंद भी एक पद है, बाग में भी एक पद है, आम भी एक पद है और खाता है भी एक पद है। ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन से शब्द के नीचे लाइन आएगी। अगर दिए गए उदाहरण में कोई सा शब्द संज्ञा है तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय आपको कैसे देना है। जैसे पहले शब्द की बात करें कि अरविंद के नीचे लाइन खींची हुई है, या आपको अरविंद शब्द का पद परिचय देना है। तो अरविंद एक संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द है तो उसका परिचय आपको कैसे देना है। नंबर 1, सबसे पहली बात कि अरविंद कौन सी संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा भी 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आपको यह देखना है कि अरविंद शब्द को आप कौन सी संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो बात आ गई कि अरविंद शब्द के द्वारा एक विशेष लड़के, एक ही लड़के का बोध हो रहा है तो अरविंद को आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सबसे पहला बिंदु तो बता दिया कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला बिंदु बता दिया कि जातिवाचक भी नहीं, भाववाचक भी नहीं, समूहवाचक भी नहीं, द्रव्यवाचक भी नहीं। अरविंद शब्द के द्वारा एक विशेष लड़के का बोध होने के कारण या नाम आने के कारण, विशेष का बोध होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, इस शब्द का आपको वचन देखना है। भाई वचन के बारे में बताना है तो हिंदी में वचन 2 ही होते हैं,
एक वचन और बहुवचन। अगर एक का बोध कराया तो एक वचन कर दो, और एक से ज्यादा का बोध करवा रहे तो बहुवचन कर दो। तो अरविंद शब्द के द्वारा केवल एक का ही बोध हो रहा है तो आप कहेंगे एक वचन। अरविंद शब्द क्या है? एक वचन है, वचन बता दिया। तीसरा बिंदु आप बताएंगे उसका लिंग। लिंग की बात करें तो हिंदी में मुख्यतः लिंग तो दो ही होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि उन शब्दों में दोनों का आभास होता है, जिनको उभयलिंग भी कहते हैं। अब यह देखना है कि अरविंद शब्द के द्वारा अगर पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो इसे आप पुल्लिंग कहेंगे, अगर स्त्री का बोध हो रहा है तो इसे आप स्त्रीलिंग कहेंगे। तो अरविंद पुल्लिंग है। अरविंद क्या है? पुल्लिंग है। लिंग बता दिया, पुल्लिंग। उसके बाद चौथा बिंदु क्या बताना था? कारक। इस शब्द का कारक, और हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8, जो कि आगे वाले वीडियो में अभी पढ़ेंगे। तो कारक में देखो, ध्यान देना, कारक का संबंध क्रिया से होता है। क्रिया से होता है। यहां खाता है क्रिया है, और खाने का काम कौन कर रहा है? अरविंद। यानी क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो यहां अरविंद क्या है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक, कारक बता दिया क्योंकि खाने का काम कौन कर रहा है? अरविंद। ये कर्ता कारक है। और पांचवा बिंदु बताना था कि क्रिया से इस शब्द का क्या संबंध है। तो आप बताएंगे खाता है क्रिया का कर्ता कारक। खाता है क्रिया का कर्ता कारक। यह हो गया अरविंद शब्द का पद परिचय। यानी परीक्षा में अगर कोई उदाहरण दिया हुआ है और उसमें कोई संज्ञा शब्द बैठा है तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय आपको इस प्रकार देना है। संज्ञा का भेद, संज्ञा का वचन, संज्ञा शब्द का लिंग, संज्ञा शब्द का कारक और संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध। और ये 5 बिंदु तभी सही होंगे, पहला बिंदु तभी सही होगा अगर आप संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। मान लीजिए कि अरविंद के बारे में आपको परिचय नहीं देना है और परीक्षा में पूछ लिया बाघ में, इसका पद परिचय देना है। यह भी तो संज्ञा शब्द है। अब इसका पद परिचय कैसे देंगे? एक उदाहरण और ले लेते हैं। बाघ में नंबर 1, सबसे पहले तो क्या बताओगे? संज्ञा का भेद। संज्ञा मूलतः कितनी होती है? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ध्यान देना, बाघ, यहां बाघ शब्द के द्वारा किसी विशेष बाघ का बोध नहीं हो रहा, किसी बगीचे का नाम नहीं आ रहा। बाघ शब्द के द्वारा तो सभी उद्यानों का, सभी बागों का बोध हो रहा है, सभी का हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पहला बिंदु तो आपने भेद बता दिया, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, वचन आपको बताना है। वचन बताना है और वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ध्यान देना, बाघ में, बाघों में तो नहीं है, बाघ में किसी एक बाघ का यहां पर जिक्र किया गया है। एक ही बाघ है, एक का बोध हो रहा है तो एक वचन है, एक वचन। नंबर 3, इसमें आप बताएंगे लिंग। बाघ, अब बाघ का लिंग का पता कैसे चले कि भाई बाघ पुल्लिंग है या फिर बाघ स्त्रीलिंग है? तो देखो, ऐसे शब्दों में आप ऐसे शब्दों के आगे पीछे कोई ना कोई विशेषण जोड़ करके देखो जो सटीक विशेषण उनके साथ बैठता है। अगर मान लो विशेषण पुल्लिंग बैठ रहा है तो समझ लेना कि ये शब्द भी पुल्लिंग है। अगर विशेषण स्त्रीलिंग बैठ रहा है तो समझ लेना ये शब्द भी स्त्रीलिंग है। बाघ अच्छा है, बाघ अच्छा है, अच्छा शब्द पुल्लिंग है तो समझ लेना कि बाघ भी पुल्लिंग है। ये तो नहीं कह सकते कि बाघ अच्छी है, इसका मतलब बाघ क्या है? पुल्लिंग है। तो यहां लिंग लिख दिया, पुल्लिंग। 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु क्या बताएंगे? कारक। अब कारक में देखो शब्द के साथ क्या जुड़ा हो, कारक का चिन्ह दे रखा है में। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। और 5वां बिंदु बन गया क्रिया से संबंध, तो यह आ गया खाता है क्रिया का अधिकरण कारक। खाता है क्रिया का अधिकरण कारक।
तो इस प्रकार 5 बिंदु हो गए, भेद, वचन, लिंग, कारक और क्रिया से संबंध। इसी प्रकार मान लो कि आम का देना है, आम का, तो वही 5 बिंदु बन जाएंगे। सबसे पहले भेद बता दो, भेद में क्या आएगा, आम जातिवाचक संज्ञा है। वचन में क्या आएगा, आम एक वचन आएगा। लिंग में क्या आएगा, पुल्लिंग। कारक कौन सा आएगा, कर्म कारक, क्योंकि क्या खाता है, आम खाता है, तो ये आ गया कर्म कारक। और क्रिया से संबंध बताएंगे तो क्रिया से संबंध हो गया खाता है क्रिया का कर्म कारक। तो इस प्रकार संज्ञा शब्दों का पद परिचय 5 बिंदुओं के आधार पर दिया जाता है। तो अपने विकारी पदों में जो पहला टॉपिक था संज्ञा, वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अगर परीक्षा में संज्ञा शब्दों का पद परिचय पूछा जाता है तो इस प्रकार से आपको संज्ञा शब्दों का पद परिचय देना है। अब अगले वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।